अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के आज तक बाढ़ की समस्या को बढ़ाया गया और उस बढ़ाने में बांध, सड़क और रेलवे, इन तीन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। तो बिहार में बाढ़ आता है तो उनकी जेबें गर्म हो जाती है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। बिहार का सबसे पहला घोटाला जो था वो इसी उत्तर बिहार में इसी कोसी बेल्ट में हुआ था। जो जल संसाधन विभाग है बिहार का वो बड़ा ही मोटी रकम वाला क्षेत्र माना जाता है, मिनिस्ट्री माना जाता है। तब उसके ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जैसे तटबंध बनाने से नदी का प्रवाह रुक रहा है उसी तरह से सड़कें और रेल बनाने से भी प्रवाह रुक रहा है। तो उसका क्या उपाय है आपके पास? सिर्फ एकमात्र रोड हुआ करती थी सारण जिले को चंपारण से कनेक्ट करने के लिए। ग्रामीण सड़कों हो, जिला का सड़क है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सड़कें हैं। चाइना के साथ अच्छे संबंध वहाँ पे हो सकते हैं, चाइना को ज़्यादा बढ़िया ढंग से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक तटबंध बन रहा था उसको भी रोक दिया गया, गंडक नदी पे एक तटबंध बन रहा था उसको भी रोका गया। और उन्होंने अपने गजेटियर में लिखा है, उस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र प्रसाद भी हिस्सा लिए हैं और श्री कृष्ण बाबू जो उस समय, उन्होंने साफ साफ कहा है, एग्जाम्पल दिया है कि आप चाइना का येलो रिवर का जो एम्बार्कमेंट बना है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप मिसिसिपी रिवर जो अमेरिका में है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें आसमान जमीन का अंतर दिख रहा है। ब्रिटिश सरकार अलग अलग तटबंध बना रही थी अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है और उस प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, हिंसक प्रोटेस्ट हुआ है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से रोज नए अलर्ट जारी हो रहे हैं हैवी रेन का, तेज बारिश का। और खास करके अगर उत्तर बिहार में इस तरह के हैवी रेन के अलर्ट जारी हो रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि, या फिर नेपाल में भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे रिवर जो है वो ऑलरेडी डेंजरस जोन के ऊपर जा चुके हैं और बिहार के लिए कोई नई नहीं है। बिहार में हमेशा, खास करके उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहते हैं। आखिरी बार जो भीषण बाढ़ आया था वो 2008 में आया था और उसके बाद हर अल्टरनेटिव साल छोटे मोटे बाढ़ आते ही रहते हैं। और ये आज से कोई नहीं है, अंग्रेजों के दौर से ही है और अंग्रेजों के दौर से ही इसके उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। और जितने उपाय ढूंढे जाते हैं अंग्रेजों के दौर से लेकर आज तक, उन सारे उपायों में से जो उपाय इंप्लीमेंट किया जाता है वो बाढ़ की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आज न्यूज़ हंटर पर हम इसी की पड़ताल करेंगे, अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के आज तक, कि किस तरह से उत्तर बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या को बढ़ाया गया और उस बढ़ाने में बांध, सड़क और रेलवे, इन तीन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। उपाय के रूप में बनाया गया बांध, और वही बांध सबसे ज़्यादा अभिशाप है कोसी और उत्तर बिहार के लिए। अब उत्तर बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि कोसी नदी को बिहार का प्रकोप कहा जाता है क्योंकि वहाँ फ्लड आता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं, जब कोसी में बाढ़ आता है या उत्तर बिहार में बाढ़ आता है तो उनकी जेबें गर्म हो जाती है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। जब भी बाढ़ आएगा तो स्पेशल पैकेज आएगा बिहार के लिए, या फिर बिहार सरकार की तरफ से उस क्षेत्र में बाढ़ के निवारण के लिए बहुत सारे अलग से पैसे दिए जाएंगे। और जब पैसे दिए जाएंगे तो उसका क्या होगा? तटबंध बनाया जाएगा। और तटबंध हर साल टूटता है और उस तटबंध के बनाने में ढेर सारे पैसे खर्च होंगे और ढेर सारे घोटाले भी होंगे। ये भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का नहीं, बिहार का सबसे पहला घोटाला जो था वो इसी उत्तर बिहार में इसी कोसी बेल्ट में हुआ था और उसका संबंध भी नदियों से, बालू से, रेत से है और इसी जल संसाधन विभाग से है। तो जो जल संसाधन विभाग है बिहार का वो बड़ा ही मोटी रकम वाला क्षेत्र माना जाता है, मिनिस्ट्री माना जाता है। और यही कारण है कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी, उनके पास भी ये डिपार्टमेंट था। और उसके बाद फिर संजय झा बने हैं तो इनके पास भी पहले था, राजन सिंह के बाद इन्हीं को दिया गया, अभी विजय चौधरी को दिया गया। तो ये मोटी रकम, मोटी कमाई वाला डिपार्टमेंट है ये। और बांध बनाने के नाम से लेकर के, बांध टूटने के नाम से लेकर उसकी मरम्मती से नाम लेकर के, चाहे रोड हो, सड़क हो, जल से संबंधित, बाढ़ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब पे धांधली होती है और इसीलिए इनके चेहरे पे चमक आती है। अब तटबंध तो धड़ल्ले से बनाया जाता है। पूरे बिहार के अंदर माना जाता है लगभग 3800 किलोमीटर तटबंध बने हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ बिहार में ही है। लेकिन इसी तटबंध को ब्रिटिश काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार नहीं बल्कि बार बार रिजेक्ट किया था कि अगर आप तटबंध बनाएंगे उत्तर बिहार की नदियों पे तो उससे उत्तर बिहार के किसानों को, उनकी खेती को भी नुकसान होगा और क्षेत्र में मलेरिया और बहुत तरह की बीमारियां भी फैलेगी और वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो
तहस नहस हो जाएगा। ये ब्रिटिश के टाइम से ही चलता आ रहा है, लगभग 200-250 साल से ये बात बोला जा रहा है, 150 के आसपास साल से, 250 साल नहीं 150 साल के आसपास से। और उसमें राजेंद्र प्रसाद ने 1937 में, और ये सब हम बताएंगे आपको डिटेल में, 1937 में इसी पटना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोसी फ्लड को कैसे कंट्रोल करें उसके ऊपर। तो उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप इस तरह से तटबंध बनाएंगे तो इससे दिक्कत होगी। तब उसके ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जैसे तटबंध बनाने से नदी का प्रवाह रुक रहा है, उसी तरह से सड़कें और रेल बनाने से भी प्रवाह रुक रहा है। तो उसका क्या उपाय है आपके पास? उसका भी उपाय होना चाहिए, लेकिन उसका उपाय आज तक नहीं हुआ है। तटबंध बनते रहे, सड़कें बनती रही, रेल बनते रहे, सब कुछ बनता रहा, और इतना बना कि दक्षिण बिहार से ज़्यादा तटबंध, रेल, पुलिया, पुल, आपका सड़क, सब कुछ उत्तर बिहार में ज़्यादा है, पटना से ज़्यादा। और कैसे, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। धड़ल्ले से बन रहे हैं। आप अगर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच में कंपेयर करेंगे रेलवे का जो ट्रैक होता है उसका और सड़क का, तो उत्तर बिहार में सड़कों का जो फैलाव है, जाल है, या फिर रेल का जो जाल फैलाव है, वो दक्षिण बिहार से कहीं ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे कम होना चाहिए। क्योंकि जितना आप सड़क बनाएंगे, सड़क बनाने के लिए आप सड़कों को बनाने के लिए आप नदी के किनारे या तो बनाएंगे, या नदी के ऊपर पुल बना करके बनाएंगे, तटबंध बना के बनाएंगे, और जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा नदी के प्रवाह को आप रोकने का प्रयास करेंगे। और जब भी नदी के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेंगे तो नदी आपको तोड़ेगी, और तोड़ेगी तो सड़क भी टूटेगी, सब कुछ टूटेगी। तो कम से कम बनना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्थ बिहार में ही है। कैसे है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा एक एक करके। जो 1794 यानी कि लगभग आज से मान के चलिए 250 साल पहले, 230 साल पहले, 230-35-30 साल पहले सिर्फ एकमात्र रोड हुआ करती थी सारण जिले को चंपारण से कनेक्ट करने के लिए। चंपारण जिला पहले पूर्वी पश्चिमी चंपारण एक ही हुआ करता था। सारण को चंपारण से जोड़ने के लिए सिर्फ एक सड़क होती थी। 1845 में दोनों जिला को मिला दीजिए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों को मिला दीजिएगा, तो मात्र दोनों जिलों में 280 किलोमीटर सड़कें थी। 1938 में बढ़ करके ये हो गया 3770 किलोमीटर, यानी कि लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि, लगभग 15 गुना की वृद्धि हुई है। और उसके बाद 2023 में आखिरी जो रिपोर्ट आई है बिहार इकोनॉमिक सर्वे की, उसके हिसाब से दोनों जिलों का, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आज के डेट में इन दोनों जिलों में 11,576 किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं। अलग अलग तरह की सड़कें, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, जिला का सड़क है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सड़कें हैं, और सबका मैं अलग अलग आपको बताता हूँ कैसे इस जिले में। और पूरे बिहार के 38 जिलों में से 3 सबसे ज़्यादा जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़कें हैं, उसमें से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आता है। एक एक करके आप देखिए। तीसरा सबसे बड़ा जिला है रूरल रोड के मामले में आपका पूर्वी चंपारण पूरे हिंदुस्तान में। और बाकी जो 2 जिला है, जो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है, वो है आपका मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, और वो दोनों भी उत्तर बिहार में है, उसी फ्लड जोन में आता है। आपके पूर्वी चंपारण में 5482 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण सड़कें हैं, और उसमें तीसरे नंबर पर पूरे बिहार में आता है ये। पहले नंबर पर मुजफ्फरपुर है जहाँ 5686 किलोमीटर है, और दूसरे नंबर पर मोतिहारी है जहाँ पे 5649 किलोमीटर है, और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। एक जिला जहाँ पे कम से कम सड़क बननी चाहिए, उसके उपाय होने चाहिए और अल्टरनेटिव होने चाहिए, वहाँ पूरे बिहार में तीसरा सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई है। इसी तरह से आप देखिएगा कि पूर्वी चंपारण में जो दूसरे तरह की जो आपका सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे कहते हैं, उसमें 684 किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है पूरे हिंदुस्तान में ये डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने के मामले में। पहले नंबर पर पटना है 1040 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर है गया 1007 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर आपका है पूर्वी चंपारण 684 किलोमीटर। सिर्फ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के मामले में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर नॉर्थ बिहार साउथ बिहार से पीछे है। बाकी सभी तरह के सड़कों में नॉर्थ बिहार आगे है। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा आपको पटना इन जगहों पे मिलेगा। अब आ जाइए रेलवे के ऊपर, रेलवे को भी देख लीजिए। रेलवे में सबसे ज़्यादा, पटना के बाद सबसे ज़्यादा किसी एक जिले में रेलवे ट्रैक है तो वो इस पश्चिम चंपारण में 220 किलोमीटर रेलवे ट्रैक यहाँ पे है। और एकमात्र जिला पूरे बिहार में जहाँ पे कि रेलवे ट्रैक है ही नहीं, वो
उत्तर बिहार में नहीं है, फ्लड वाले एरिया में, दक्षिण बिहार में अरवल जिला है। पूरे बिहार में जहां पे सबसे कम रेलवे ट्रैक है, 20 किलोमीटर मात्र से पूरा जिला है, वो भी दक्षिण बिहार में ही है। आप सारे नॉर्थ बिहार के जिलों को और साउथ बिहार के जिलों को, जहां पे फ्लड नहीं आता है साउथ बिहार में, उनको आप देख लीजिए, आपको सारे जिलों में, गया सबसे फेमस माना जाता है साउथ बिहार का, भागलपुर सबसे फेमस माना जाता है, लेकिन उन सब जिलों में कम है नॉर्थ बिहार से रेलवे ट्रैक। उदाहरण के लिए मुंगेर में 50 किलोमीटर है, ये सब साउथ बिहार के हैं। बक्सर में 48 किलोमीटर है, भोजपुर में 38 किलोमीटर है, औरंगाबाद में 87 किलोमीटर है, रोहतास में 41 किलोमीटर है, नवादा में 7 किलोमीटर है, जमुई में 75 किलोमीटर है, लखीसराय में 50 किलोमीटर है, बिहार शरीफ में मात्र 33 किलोमीटर, वही नालंदा वाला जो एरिया है। उसके बाद फिर जहानाबाद में 31 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है कि, और नॉर्थ बिहार का 2-4 जिला और भी देख लीजिए, कैसे यहाँ से कैसे 100 कोई भी नहीं पहुंच पाया। भागलपुर को अगर आप एक छोड़ दीजिएगा, भागलपुर के अलावा कहीं और नहीं बढ़ा है। भागलपुर में 120 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा पूरे साउथ बिहार में। नॉर्थ बिहार का उठाइए, समस्तीपुर में 128 किलोमीटर, पूर्वी चंपारण में 87 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 91 किलोमीटर, बेगूसराय में 186 किलोमीटर, दरभंगा में 143 किलोमीटर, इवन जो अररिया किशनगंज है, जो सबसे नॉर्थ में सबसे पिछड़ा माना जाता है, अररिया में भी यहाँ पे 65 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। नॉर्थ बिहार में कम होना चाहिए इस तरह की कनेक्टिविटी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा है। और ये दोनों अभिशाप है, और ये ब्रिटिश भी बार बार बोल चुके हैं, बांध, सड़क और रेलवे, तीनों। रेलवे एक और मामले में अभिशाप है, कैसे कि जब रेलवे बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक बनना शुरू हुआ पूरे नॉर्थ बिहार में, तो उस समय, उसके पहले, रेलवे ट्रैक बनने से पहले वहाँ पे पूरा हरा भरा हुआ करता था, और उस हरे भरे में पेड़ बहुत लगे हुआ करते थे। लेकिन रेलवे ट्रैक पे सबको मालूम है कि आज रेलवे ट्रैक भले ही सीमेंट का बन रहा हो, लेकिन उस दौर में लकड़ियों का रेलवे ट्रैक होता था। तो वो रेलवे ट्रैक का स्लीपर बनाने के लिए, स्लीपर का मतलब वो जो रेलवे ट्रैक के बीच में डाला जाता है, वो सब लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, और पूरा डिफॉरेस्टेशन हुआ एरिया का, और उसने फ्लड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस रेलवे ने सिर्फ इस मामले में नहीं, सड़क में के बनाने के लिए आप बांध बनाएंगे, रेलवे ने जंगल को भी खाया और बांध भी बनवाया, जिससे कि पूरा फ्लड का जो प्रॉक्सिमिटी है नॉर्थ बिहार का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए ब्रिटिश के ज़माने में कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहली बार 1890 में तटबंध बनाने का सुझाव आया था घग्गर नदी के ऊपर। उसके बाद फिर दो साइंटिस्ट की टीम बनाई गई उसको स्टडी करने के लिए, और दोनों साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं अच्छा है, क्योंकि इससे किसानों को भी नुकसान होगा वहाँ पे, और उसके साथ साथ क्षेत्र में मलेरिया भी फैलेगा। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का, पूरे बिहार का सबसे पहला फ्री हेल्थ के जो कैंप ब्रिटिश ने लगाया था, वो 1861 में इसी वर्धमान नॉर्थ बिहार के एरिया में लगाया था, जहाँ पे जो कि फ्लड जोन में आता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ 1893 में। 90 के बाद लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि इस एरिया में कम्युनिकेशन बढ़े, ताकि इस क्षेत्र में जो गन्ना उपज रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो आर्मी का मूवमेंट बढ़ेगा उस क्षेत्र के अंदर, चाइना के साथ अच्छे संबंध वहाँ पे हो सकते हैं, चाइना को ज़्यादा बढ़िया ढंग से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इन सब के कारण से कम्युनिकेशन बढ़ाने का प्रयास किया गया, रोड से लेकर के सड़क से लेकर सब कुछ है। और उसके लिए फिर से 1993 में W.A. इंग्लिश नाम के एक इंजीनियर को कलकत्ता से भेजा गया, और उन्होंने से कहा गया कि क्या इसके उपाय है, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, क्या बांध बनाया जा सकता है क्या। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि जो आप पहले बना रहे हैं, बनाना 90 में रिपोर्ट आया नहीं बनाना है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू कर दी थी बनाना। तो इन्होंने W.A. इंग्लिश ने बताया, उनको कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो भी आप बना रहे हैं इस क्षेत्र में ऐसे बांध या जो भी तटबंध बना रहे हैं, सबको आप रोक दीजिए। और इनके कहने के बाद जो सिंगली अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत जो बांध बनाया जा रहा था उसको रोक दिया गया, तटबंध को रोक दिया गया। और आपको उसके अलावा दामोदर नदी पर एक तटबंध बन रहा था, उसको भी रोक दिया गया, गंडक नदी पे एक तटबंध बन रहा था, उसको भी रोका गया। तो ये हुचपुच की चल रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं रोकिए, कुछ वहाँ पे सरकार कह रही है बनाइए, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है बनाइए, DM कह रहा है, वाइसरॉय कह रहा है, गवर्नर कह रहा है बनाइए, और साइंटिस्ट उसको रोकवा रहे हैं। 1897 में फिर इसके लिए को लेकर के एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में किया गया, 24 फरवरी 1897 को। और इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने डिस्कशन किया, खास करके कोसी फ्लड के बारे में बहुत गहरे से डिस्कशन हुआ। और इसमें ये नतीजा निकला कि बड़े तो बांध, बड़े एम्बार्कमेंट या बड़े जिसको कहते हैं तटबंध तो बिल्कुल नहीं बनाना है, छोटे छोटे आप बना सकते हैं, ये उसमें फैसला लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एम्बार्कमेंट बनता रहा, बड़े बड़े छोटे छोटे सब बनता रहा, और उसके कारण
डिफॉरेस्टेशन हुआ, खास करके रेल ट्रैक इसके बाद बहुत तेजी से बनना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे एम्बार्कमेंट यानी तटबंध बनेगा उसी तटबंध पे रेलवे, आपका सड़क सब कुछ बनना शुरू हो गया था। इसके बाद फिर 1910 में अब कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ इसका अंदाज़ा लगाइए कि जो उस क्षेत्र के या बिहार के ज़्यादातर जो गजेटियर उस दौर में लिखा था वो ओ मैली ने लिखा था, और उन्होंने अपने गजेटियर में लिखा है कि जो एक पत्थर देवा क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र में वो पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ होता था, लेकिन आज जाकर के देखिए वो रेगिस्तान बना हुआ है। 1937 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस पटना में किया जाता है इस बार, और पटना में फिर से उसी मुद्दे को डिस्कस। देखिए एक तरफ कॉन्फ्रेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट बन रही है, और सारे रिपोर्ट में कहा जा रहा है मत बनाइए, और उधर ब्रिटिश सरकार लगातार बनाए जा रही है, क्योंकि यही 1943 आते आते जो रोड 240 किलोमीटर था वो बढ़कर के 3300-3400 किलोमीटर हो रहा है। इसका मतलब काम हो रहा है और रिपोर्ट कह रहा है कि मत बनाइए। 1937 के कॉन्फ्रेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बिहार में सरकार बन चुकी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडियन की, कांग्रेस की बन चुकी थी, और उस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र प्रसाद भी हिस्सा लिए हैं, और श्री कृष्ण बाबू जो उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, और उस समय प्रधानमंत्री कहते थे लेकिन उसको सीएम कहते हैं, तो उस समय थे, उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए हैं। और उसमें जो बिहार के गवर्नर थे जो ब्रिटिश थे, उन्होंने साफ साफ कहा है, एग्जाम्पल दिया है कि आप चाइना का येलो रिवर का जो एम्बार्कमेंट बना है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप मिसिसिपी रिवर जो अमेरिका में है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों फेल हुआ है, इसलिए आप कोसी पे इस तरह का एम्बार्कमेंट या इस तरह का बांध कोई भी मत बनाइए, फेल भी होगा और नुकसान भी देगा। जिसके ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने ये बोला है, ये उनके शब्द है राजेंद्र प्रसाद के, कि अगर आप नहीं बना रहे हैं बांध तो ठीक है, लेकिन फिर रेलवे के बारे में, ट्रैक के बारे में क्या कहिए। राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो रजिस्टर होता है कॉन्फ्रेंस का उसमें लिखते हैं कि चूंकि ब्रिटिश सरकार भी तटबंध निर्माण को बिहार की बाढ़ समस्या का हल नहीं मानती है, इसलिए ब्रिटिश सरकार को रेलवे और सड़क निर्माण के लिए निर्मित की जा रही तटबंधों का भी विकल्प ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये तटबंध भी बाढ़ समस्या को बढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ये 1937 में कह रहे हैं, और उसी 37 के बाद 1938 में नया प्रपोजल पास हो जाता है कोसी नदी के ऊपर एक नया एम्बार्कमेंट बनाने के लिए, और पास करने वाले कौन है? ब्रिटिश के साथ साथ जो सीएम है वहाँ के उस समय बिहार के, वो श्री कृष्ण बाबू है, मिल करके। तो जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें आसमान जमीन का अंतर दिख रहा है, और वो सिर्फ ब्रिटिश के उसमें नहीं दिख रहा है, जो भारतीय नेता है श्री बाबू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके उसमें भी दिख रहा है। कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इसके बाद फिर आपका 1938 में एम्बार्कमेंट बन जाता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन को सर्टिफाइड करने के लिए एक और नाम है सीएफ हॉल। वो बोलते हैं कॉन्फ्रेंस में कि नहीं बनना चाहिए, और वो जो पास हुआ 38 में वो एम्बार्कमेंट के लिए, तटबंध के लिए, उसके इंजीनियर यही सीएफ हॉल हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है इस बात को आप समझिए इसी से। इसके बाद फिर आपको और भी एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि इसी हिंदुस्तान के अंदर तटबंधों को बनाने के, जब ब्रिटिश सरकार अलग अलग तटबंध बना रही थी अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, और उस प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, हिंसक प्रोटेस्ट हुआ है, और उस प्रोटेस्ट के बाद उसकी जांच हुई है और ब्रिटिश सरकार ने मना किया है मत बनाइए, इससे समस्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 1927 में सी एडम विलियम्स के अध्यक्षता में एक टीम भेजी गई उड़ीसा में, और उड़ीसा में प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे कि एम्बार्कमेंट के खिलाफ। वहाँ पे जब पूछा गया, पता किया गया कि क्यों प्रोटेस्ट हुआ, तो पता चला कि यहाँ पे क्षेत्रों में इतना ज़्यादा तटबंध बनाया जा रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे कि फ्लड की समस्या बढ़ रही है, और उस फ्लड की समस्या के बढ़ने के कारण, और मलेरिया की समस्या भी बढ़ रही है, तो उस समस्या को बढ़ने के कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तटबंध नहीं चाहते हैं यहाँ के लोग। क्योंकि होता ये है कि जब नदी के किनारे लोग रहते हैं तो वो छोटे तटबंध बनाते हैं, टेम्पररी तटबंध बनाते हैं, ताकि जब रिवर का फ्लो बढ़े तो वो तटबंध कहीं कहीं से बीच में टूटे और अपना रास्ता नदी खुद ढूंढ ले। अगर आप मोटे और तगड़े तटबंध बना देंगे तो वो उन क्षेत्रों में जाकर के तोड़फोड़ करेगा जहाँ पे कि उसे तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, जो रिहायशी इलाका रहेगा, जो फसल का इलाका रहेगा। तो जो लोकल लोग होते हैं वो उन क्षेत्रों में तोड़ के पहले से रखते हैं तटबंध को, या नदी के क्षेत्र को तोड़ के रखते हैं किनारे को, जहाँ पे कि उससे कोई नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान हो।
तो इसी के खिलाफ ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम उनके पास था, बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था, लेकिन उस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को खत्म करके ब्रिटिश इस तरह से कर रही थी और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा था। इवन ब्रिटिश लोगों के अंदर मैंने बताया कि प्रोटेस्ट कितना हो रहा था, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, बोल कुछ और रहे हैं, करने वाले में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। उदाहरण के लिए 1895 में सारण जिले में एक बसवर चक क्षेत्र था, वहां पे एक रेलवे ब्रिज बनाया गया और उस ब्रिज का मुहाना बंद हो गया। मुहाना बंद होने के कारण क्षेत्र में पूरा फ्लड आया और उस फ्लड के कारण रेलवे, उसमें प्राइवेट हुआ करता था रेलवे, तो जिस रेलवे ने उस ट्रैक को बनाया था, उस पुल को बनाया था, उसको स्थानीय लोगों को, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को हर्जाना देना पड़ा था। उस दौर में 1895 में 60,000 रुपये देना पड़ा था उनको हर्जाना। और उस दौर का समझ लिए कि 1 रुपये से लोग जमीन खरीद लेते थे। उस दौर में 60,000 रुपये उनको देना पड़ा था। इसी तरह से बरौनी कटिहार जो रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे कमिश्नर के बीच में, जो भागलपुर के कमिश्नर थे और जो उस क्षेत्र के, जो बरौनी वाला क्षेत्र है आज के डेट में, जो आपका कटिहार और बेगूसराय वाला क्षेत्र है, उनके डीएम के बीच में, चीफ इंजीनियर के बीच में खूब टसल हुआ था। इन्होंने लेटर लिख करके, जो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर इस रेलवे के, उन्होंने लिख करके लेटर कमिश्नर को बता दिया था कि आप इस क्षेत्र में इस ब्रिज का निर्माण मत कराइए, अगर निर्माण कराइएगा तो क्षेत्र में फ्लड आएगा, तबाही मचेगी। लेकिन वो माना नहीं गया और अंत में इसी क्षेत्र में 1904 में मुंगेर में फ्लड आया, कुर्सेला ब्रिज टूटा। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन, सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट कुछ बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में भी आपस में झड़प हुई है इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन इन सब के बावजूद तटबंध आजाद हिंदुस्तान में भी बनते रहे और नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान तो सबसे ज्यादा तटबंध बना है। नालंदा वगैरह हर जगह क्षेत्रों में तटबंध बना है और सबसे ज्यादा कमाई का भी क्षेत्र है, क्योंकि हर साल फ्लड आता है। कहाँ तटबंध बना, कहाँ नहीं बना, कहाँ टूटा, इसमें घपलेबाजी होता है। जहाँ टूट गया उसका भी रिपोर्ट आ जाता है, जहाँ नहीं टूटा उसका भी रिपोर्ट आ जाता है। कुछ तटबंध नहीं टूटे उसके बाद भी आ जाता है टूटने का रिपोर्ट और उसका फिर मरम्मती होती है, फिर से बनाया जाता है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। लेकिन इसके कुछ उपाय हैं जो कि परमानेंट हो सकते हैं और इसके उपाय सुझाए भी गए हैं। उसी 1937 के कॉन्फ्रेंस में, पटना वाले कॉन्फ्रेंस में सुझाया गया था और 1946 में खुद भारत के वायसराय ने ये कहा था कि इस एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि नेपाल से ये सारी नदियां आती हैं। तो नेपाल को अपने क्षेत्र में बनाना पड़ेगा डैम और उससे रोका जा सकता है पानी को, और उसके लिए भारत और नेपाल के बीच में संधि करनी पड़ेगी। और वो संधि कर सकती है सिर्फ केंद्र सरकार, आज के डेट में मोदी सरकार कर सकती है, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन 1946 में ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसमें टसल है, कुछ आपसी मनमुटाव है। हम पानी रोक देते हैं तो नेपाल में फ्लड आ जाता है, नेपाल डूब जाता है। नेपाल पानी छोड़ देता है तो हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है। हम रोकते हैं तो उनके यहाँ फ्लड आता है, हम वो छोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, इसके ऊपर अलग से काम होना चाहिए। इसके ऊपर केंद्र सरकार उस तरह से तत्परता अभी तक नहीं दिखाई जिस तरह का दिखाना चाहिए। लेकिन आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, इस तरह की तत्परता आपको दिखाना पड़ेगा। हो सकता है संभव हो सके तो बिहार सरकार को इस तरह से कन्विंस करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को, खास करके अभी जब नीतीश कुमार बहुत पोजीशन में है। रूल जो अभी जो 26,000 करोड़ का पैकेज, स्पेशल पैकेज मिला है, इस पैकेज में जो ब्रिज और रोड की जगह अगर बिहार सरकार उस डैम या कोसी बेल्ट के अंदर जो फ्लड की समस्या है उसके लिए कोई पैकेज मांग लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।